नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला कर विपक्ष को करारा जवाब दिया है, लेकिन एक सवाल है जो सभी के जहन में है, वो है समय का। आखिर इस वक्त जातिगत जनगणना कराने का मोदी सरकार का फैसला कितना सही है और इसके क्या मायने हैं? अब तक जातिगत जनगणना से कतरा रही मोदी सरकार इसके लिए राजी क्यों हो गई है? अचानक जातिगत जनगणना का फैसला क्यों? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दल लगातार देश में जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ने कभी सहमति नहीं जताई। लेकिन इस समय इस पर अंतिम हाँ क्यों? ये वो अहम सवाल हैं जिनका जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार अब जातिगत जनगणना कराएगी। इस फैसले का विपक्ष ने एक तरफ जहां स्वागत किया, तो वहीं राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना से इंकार कर दिया था, उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो जातिगत जनगणना कराने के लिए राजी हो गई? कई ऐसे सवाल हैं जो इसका हिस्सा हो सकते हैं। क्या बिहार में चुनावी लाभ लेना है मकसद? क्या संघ के इशारे पर हुआ ये फैसला? क्या पहलगाम मामले से ध्यान भटकाने की है कोशिश? ये वो सवाल है जिसके जवाब सामने आना जरूरी है। जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा है और इसको सफल करने की मंशा भी साफ होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिसमें जातिगत जनगणना को लेकर दिग्गजों ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल कोई भी फैसला करने से पहले उसका राष्ट्रव्यापी अध्ययन करवा, इंटेलिजेंस एजेंसियां उसका अध्ययन करती हैं और जो उसमें फिर फैसला आता है उसके मुताबिक वहां पर निर्णय किया जाता। तो अधिकतर लोगों का मानना था कि जातिगत गणना करवाई जानी चाहिए, इसलिए सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। माल महाराज का मिर्जा खेले होली किया मोदी जी ने, कैबिनेट से अप्रूवल किया मोदी जी ने, किया हमारी सरकार ने, और अपने ही मन मियां मिट्ठू बन रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। हम लोग तो जातिगत जनगणना हो इसको लेकर कभी भी हमारा विरोधाभास नहीं रहा। हमारी पार्टी अपने गठन के समय से इस विषय पर संघर्ष करती आई है। स्वयं संसद में मैंने एक बार नहीं कई मौकों पर इस विषय को उठाया है और एनडीए के अंदर ये विषय हम लोग उठाते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषय रहे हैं उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता रही है। हमारी सरकार ने एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे फैसले किए हैं जो वंचित वर्गों के हक में हैं और इस दृष्टि से ये भी उस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ा है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहाँ है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं
इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। गृह मंत्रालय में जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है, जो सेंसस कराता है, जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इस ऑफिस को 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। 575 करोड़। और 24 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है जनता को कि जनगणना कराने के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो पहला सवाल यह है, 575 करोड़ में आप कौन सी जनसंख्या कराएंगे? जाति को छोड़िए, जो साधारण से जो आप करवाते हैं हर 10 साल, वो भी नहीं है। ये राहुल गांधी की जीत है। ये जीत है खरगे साहब ने उनके नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये उसकी जीत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। लेकिन भाजपा अभी बाज नहीं आ रही, वो ये नहीं बता रही, समय सीमा नहीं बता रही। देखिए, ये जमीनी हकीकत है कि इन्हें करना पड़ेगा कास्ट सेंसस, जातिगत आधारित जनसंख्या का निर्धारण करना पड़ेगा। ये तो पहले से बहुत वक्त से लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, आज हिंदुस्तान की कैबिनेट ने यह मंजूर कर लिया कि कास्ट सेंसस हो। जो सरकार आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। तो अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। सरकार मानी है, पहले मान गई होती तो बात ही नहीं होती। मानिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। तो राहुल गांधी को किसने रोका है कि जो जानकारी आई उसके आधार पर आप कोई योजना बना दो। वो इसी से, और 40 बरस कांग्रेस इस देश में शासन में रही है, तब क्यों नहीं कराकर सुधार दिया। ये बेकार की बात है। अभी जगे हैं और अभी उनको ये ज्ञान हुआ है कि जाति की गणना होने से स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब कांग्रेस के लोगों से मेरा सवाल ये होगा, राहुल गांधी जी से, कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो इस देश में 75 साल से हो रही है। गणना हुई तो क्या उसके आधार पर आपने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया? और अगर किया तो उसका तो असर दिख नहीं रहा है, उसका असर तो नहीं दिख रहा है। मुसलमानों के लिए की गणना हो रही है, सच्चर कमेटी बनाई गई, रंगनाथन कमीशन बना, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर लिया उन्होंने, किसको सुधार दिया? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गणना हो जाने मात्र से किसी की स्थिति नहीं सुधरेगी। आप गणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आप उन समाजों की मदद करना चाहते हैं, उन वर्गों की मदद करना चाहते हैं। आप गणना इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि आप जातीय उन्माद फैलाकर कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। दरअसल भारत में 1931 में जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद देश में होने वाली जनगणनाओं में जातियों की गिनती नहीं की गई। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है, लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के कितने लोग देश में हैं, इसकी गिनती नहीं होती है। माना जाता है कि देश की आबादी में 52% लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं।
ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफी कम है। कई विश्लेषकों का कहना है कि राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये समझ से परे था कि बीजेपी अब तक जातिगत जनगणना से क्यों कतरा रही थी, जबकि ये माना जा रहा है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है। इसका एक पहलू बिहार चुनाव भी है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ रहते साल 2023 में जाति सर्वे हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भी सर्वे कराया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा था कि वो जाति जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ही इसके लिए मान गई है तो वे क्या करेंगे। दरअसल सितंबर 2024 में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक बयान देकर इसका समर्थन किया था, लेकिन ये भी कहा था कि ये संवेदनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसका इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की दिशा में बिना किसी सर्वसम्मति के कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। आरएसएस का बयान ऐसे समय में आया था जब विपक्षी इंडिया गठबंधन जाति आधारित जनगणना को जोर शोर से मुद्दा बनाए हुए था। जातिगत जनगणना के आंकड़े 2026 या 2027 के अंत में आएंगे और तब तक बिहार और यूपी के चुनाव हो चुके होंगे, इसलिए इसका चुनावी लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया। साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार तोड़ने की अगली मांग भी कर डाली। ऐसे में जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा और इसका किसको कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर। चलिए, तो जातिगत जनगणना का मास्टर स्ट्रोक तो है, और क्या वाकई विपक्ष के मंसूबों पर चोट है, इसको 2-3 तरह से समझना होगा। लेकिन इस चर्चा पर हम जाएं उससे पहले आज वो बयान सुनना बहुत जरूरी है कि जिस जातिगत जनगणना के लिए कुछ कहा नहीं जाता था, सिर्फ 4 जातियों का जिक्र किया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उस पर एक हरी झंडी दे दी गई है कि जातिगत जनगणना होगी। तो सबसे पहले उस बयान को भी सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। चलिए, तो जातिगत जनगणना होगी, मोदी सरकार की हरी झंडी है। इसको विपक्ष क्योंकि मांग उठा ही रहा था तो उन्होंने स्वागत भी किया है, और अब मांग हो रही है कि आप टाइमलाइन बता दीजिए कि कब तक ये पूरा हो जाएगा और आगामी इलेक्शन में इसका किसको कितना फायदा मिलेगा। ये तो उस समय की देखिए बात होगी, लेकिन फिलहाल ये कैसे होगा, क्या होगा, बड़ा टास्क है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि इस वक्त पर जातिगत जनगणना को जो हरी झंडी दी गई है उसके मायने क्या है, वो भी आना जरूरी है। देखिए, क्योंकि आमजन है, जनता है, राजनीतिक दल है, वो समय समय पर ऐसे सवाल उठाते हैं जिस पर जवाब आना बहुत जरूरी हो जाता है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में संजय सिंह यादव, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियदर्शी रंजन, उनका भी स्वागत है, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? हाँ संदीप जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। संदीप जी, सबसे पहला और बहुत छोटा सा सवाल ये कि इस वक्त पर जातिगत जनगणना कराने के जो एक हरी झंडी सरकार की तरफ से की गई है उसके मायने क्या हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो एक बयान हमने सुना वो तो कुछ और कहता है, और सत्ता पक्ष कभी इसके बारे में कुछ कहती नहीं थी। तो इसको किस तरह से समझा जाए और इस वक्त पर क्या माना जाए? पहले 2011 में कांग्रेस ने जनगणना कराई थी, उसके बाद
अब ये जनगणना होने जा रही है, तो जाहिर सी बात है सरकार का दायित्व है जनगणना कराने का, और ये जातिगत कराई जा रही है, तो ये जनगणना होगी और ये सभी के लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों। इसमें कोई ऐसे मायने लगाने वाली बात नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए हो रही है, या कोई ऐसा कोई पीछे कोई ऐसा माहौल हुआ या कुछ हुआ है। ये तो प्रक्रिया है सरकार की, वो कर रही है सरकार अपना काम। संदीप जी, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर, आज कितने साल हो गए? आज हम 11वें साल में हैं और 11 साल में हमने नहीं सोचा, और इस बीच जब ये मुद्दा बहुत जोर शोर से आया था, जब मांग की जा रही थी, तब भी कोई कुछ नहीं कह रहा था। योगी आदित्यनाथ ने सिरे से नकार दिया था, हम तो कराएंगे ही नहीं। बाकी लोग तो फिर भी कुछ एकदम स्ट्रेट अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे थे कि कराना है कि नहीं। और मोदी जी ने तो 4 जातियों के बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया था, मेरे लिए 4 लोग इंपॉर्टेंट है, इनका विकास मतलब सबका विकास। और अब आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया है इसलिए आ गई है, तो ये कब की प्रक्रिया अब आ रही है? ये एक सवाल जैसा तो है सर। जी बिल्कुल, अगर मेरा मानना यह है कि सरकार को लगा होगा उचित है, इस समय ये उचित है कराना, तो इसे सरकार इस चीज को करा रही है। और अभी तो इसमें कम से कम 2 से 2.5 साल लगने हैं। ये बहुत लंबा प्रक्रिया है, बहुत आसान नहीं है। इसमें जो चीजें होंगी, जाएंगे लोग, फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें कोई किसी भी कार्यक्रम को लेके या किसी माहौल को लेके या किसी भी चुनाव को लेके ये जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि चुनाव की वजह से कर रहे हैं कोई, इसमें कोई ऐसा मामला ही नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया के तौर पर सरकार को लगा है कि हमें जाति जनगणना करानी चाहिए, तो सरकार करा रही है। सर, इतने इलेक्शन निकल गए तब तो जातिगत जनगणना नहीं हुई, अब ये बात आ रही है। खैर ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन संदीप जी मुझे एक बात और पूछनी है, और वो ये है कि क्या संघ के इशारे पर ये डिसीजन लिया गया है? मैं ये पूछ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में मुलाकात हुई, उसके बाद लगातार जो बैठकें हुई थी और जो प्लानिंग्स हो रही थी पहलगाम को लेके, तब भी कहा जा रहा था कि बिल्कुल एक आदेश वहां से हो सकता है। और इसीलिए मैं ये नहीं कह रही कि सरकार अपना खुद कोई निर्णय नहीं करती, बिल्कुल बेशक करती है, करना भी चाहिए, लेकिन जब जब 2 शख्सियत मिलती हैं, मोहन और भागवत, जब ये मोदी भागवत मिलते हैं, तब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ बड़ा होता है। क्या माना जाए वहां से एक हरी झंडी, क्योंकि उन्होंने कभी, आरएसएस ने कभी विरोध नहीं किया जातिगत जनगणना का। जी देखिए, ये पहली बार नहीं है कि संघ और भाजपा की बैठक हुई है या मोदी जी और भागवत जी की बैठक हुई है। ये लगातार चलता रहता है, मगर कब क्या डिसीजन लेना है, ये बड़े लोग हैं। ये हमारी सरकार में एक के कहने से कोई काम नहीं होता। हमारी सरकार में एक कार्य समिति है, एक सिस्टम है, उसके आधार पर सभी लोगों की सब चर्चा होती है। सभी लोग जब बैठकर इस चीज पे राय मशवरा करते हैं कि हाँ ये काम अब होना चाहिए, तो होता है। ये कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो अभी नहीं होता। तो ये सरकार देखती है। सरकार के साथ जो उनके अपने लोग हैं, चाहे वो संघ है, चाहे वो कोई और भी लोग हैं, तो उनसे मिलकर बात करते हैं। बात करने के बाद जब उन्हें लगता है कि हाँ हमें इस काम को अब आगे बढ़ाना चाहिए, तो उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ये अपना अपना सरकार का नजरिया है, ये सरकार का तरीका है कि किस तरह हमें काम करना है, किसको नहीं करना है, उसे रोक दिया। फिर एक समय आता है कि हाँ इस काम को अब करना चाहिए, तो उसे कर दिया। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कोई नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि पहले सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही थी, ना कोई काम कर रही थी, बल्कि अब जब उन्होंने सोचा है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, अब उसके बाद चाहे वो मीटिंग किससे भी हुई हो या पहले मीटिंग होती थी और आगे भी मीटिंग होंगी, तो ऐसा नहीं है कि संघ से हमारी पहली भेंट हुई है, पहली मुलाकात हुई है या पहली मीटिंग हुई है। संघ और भाजपा दोनों मिलकर साथ चल रहे हैं जब से संघ है, जब से भाजपा बनी है। तो इसमें कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि मोहन भागवत जी से मिले हैं मोदी जी तो ही उसके बाद ये निर्णय लिया है। सरकार अपने फैसले लेती है और हाँ ये सलाह मशवरा से लेती है, ये मानने वाली बात है। तो कहीं पे भी कोई भी बात हुई होगी तो सरकार ने वो फैसला अब लिया है। चलिए, ये फैसला कांग्रेस के लिए तो देर आए दुरुस्त आए जैसा है और इसके लिए वो उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन ठीक है। मोहम्मद वसीम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। मोहम्मद वसीम जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो फैसला हमने किया ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, कब क्या डिसीजन लेना है ये देखना पड़ता है, और इसको इस तरह से ना लिया जाए कि कांग्रेस कह रही थी या राहुल गांधी कह रहे थे या विपक्ष कह रहा था तो आज हम झुक गए और हमने उनकी बातों को मान लिया, जैसा कि कहा जा रहा है। नमस्कार आपको, सभी मेरे फेलो पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, क्या होता है कि जब कुछ कहने को रह नहीं जाता तो फिर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास फिर यही 2-4 लाइनें हैं जिसे वो सुबह से आप देखें जितने भी भाजपा के प्रवक्ता हैं वो यही दोहरा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आखिरकार
इन्हें झुका ही दिया। और उसके मैं कई सारे आपको एग्जाम्पल्स और उदाहरण दे सकता हूं। वो आपने अभी कुछ देर पहले अपनी बात में शुरू में जिक्र भी किया कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो सिरे से ही खारिज कर दिया था। खाली योगी आदित्य नहीं, इनके सभी मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक ने भी जब राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की बात उठाई है, इन्होंने राहुल जी को देशद्रोही तक घोषित किया है। आईटी सेल के माध्यम से देश तोड़ने वाला, देश बांटने वाला, देश बंट जाएगा, ये मंगलसूत्र आपका जो है मुसलमानों को दे देंगे, इस तरह के भाषण खुद प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। तो ये सब चीजें लगातार चल रही थी, लेकिन राहुल जी लगातार डटे हुए थे, अड़े हुए थे। और ये सिर्फ इस बार नहीं, मैं इससे पीछे भी आपको ले जाना चाहता हूं। जब किसान का कानून का मुद्दा जब था, जब काले कानून को लेके था, तब भी राहुल जी ने कहा था कि आप ये कानून वापस लेंगे, किसान आपको छोड़ेगा नहीं। और वापस लिया गया वो कानून, क्योंकि जब आप गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आप आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश करेंगे, तब वहां पर राहुल गांधी नाम का मसीहा आपको खड़ा दिखाई देगा। और मैं आपको बहुत छोटा सा एक ऑडियो वीडियो क्लिप में सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वो जरूरी है आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि उन्हें पता चले कि किस तरह की चीजें जो हैं बीजेपी ने लगातार जाति जनगणना को करी है, और आज वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो बड़ी हास्यास्पद है। केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जाति आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको अब इसका एक और चीज आपको सुना चाहूं, वो भी सुना है अपने दर्शकों को। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगे, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी कदम बिना आबादी के होना चाहिए। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। तो ये कुछ वीडियो क्लिप्स थे जो बहुत जरूरी थे आपके दर्शकों को दिखाना, और इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे पूरे देश में जो लगातार जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठाते रहे, न केवल सड़कों पे, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर, हर जगह, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विदेश तक में जाके उन्होंने इस मुद्दों को उठाया और हमेशा अपनी बात रखी। और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। ये माने या ना माने, अब ये मुद्दे को कितना ही भटकाएं, इनका एक एक मंत्री जो आज आके इस जातिगत जनगणना के लिए श्रेय लेने की कोशिश कर रहा, कह रहा है हमने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, उस सब मंत्री का एक एक बयान, एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से चल रहा है, जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही ठेठ और भाषा में कि थूक कर चाटने वाली जो बात है वो हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा ऐसा कर क्यों रही है। इनको तो सीधा सीधा कह देना चाहिए था कि भैया ठीक है, हम डर गए, हम आपके दबाव में आ गए, हम जातिगत जनगणना जो है वो कराने जा रहे हैं। आप 2011 में हमने कराई थी, आप 2021 में करा देते, क्यों नहीं कराई? क्योंकि अब बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव अब सर पर है, और जिस तरह के सिरफटब्बल वहां पर इन लोगों के बीच में है, एनडीए के बीच में, तो उसको काट करने के लिए अब ये शगुफा छोड़ा गया है। इसीलिए हमने आज कहा है कि आप इसमें समय सीमा तय करें। ये नहीं कि आपने चुनाव के समय पे कर दिया, फिर आप 1.5 साल 1 साल के बाद, चुनाव के बाद आप वापस ले लें या कुछ और इसको टालते रहें, वो नहीं। आप समय सीमा निर्धारित करें, आप जनता को बेवकूफ ना बनाएं। अगर आप इसको वाकई लागू करने जा रहे हैं तो इसकी कोई टाइमलाइन आप सेट करें और जनता को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से बताएं कि भाई ये हम आपके हित में करने जा रहे हैं। ठीक है। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी? जी मैं आ रही आवाज। हाँ रविंद्र जी, समाजवादी पार्टी की तो लाइन पीडीए रही है, मुझे लगता है आप लोगों के लिए तो ये बहुत एक बड़ी चीज हो गई, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जहां पर एक तरफ मना किया जा रहा था, साफ तौर पर इससे बिल्कुल कन्नी काट ली गई थी, बिल्कुल दूर ही हो गए थे जातिगत जनगणना को लेकर, आज तो ये बहुत बड़ी हरी झंडी है। आप इसके क्या मायने, समाजवादी पार्टी इसके क्या मायने निकालती?
राखी जी, मैं एक सेकंड बोलना चाह रहा हूँ। मेरे डिस्प्ले में आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, तो कृपया करके मेरा कैमरा बंद कर दें और मैं ऑडियो से ही जुड़ा हुआ हूँ सर। लेकिन मैं तो आपको देख पा रही हूँ। मुझे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, कुछ भी ब्लैंक आ रहा है सारा। आपको नहीं दिख रहा है? ठीक है, हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखेगा और फिर भी कोई इश्यूज आएंगे तो आप फोन पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ रविंद्र जी बोलिए। राखी जी, सर्वप्रथम तो आज मजदूर दिवस है, तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से भारत सहित विश्व के सभी मजदूरों को शुभकामनाएं देते हैं। आपने जातिगत जनगणना के बारे में पूछा, तो जातिगत जनगणना की जो घोषणा बीजेपी ने मजबूरी में ही किया हो, तो वह बाबा साहब के संविधान की विजय है, या जो हमारी सामाजिक न्याय की बहुप्रतीक्षित मांग थी उसकी विजय है। माननीय नेताजी जो हमारे मार्गदर्शक थे, वह संसद में लगातार इसकी मांग करते आ रहे थे। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी सदन में इसकी मांग किया था। ये घोषणा यदि शब्द कर रहा हूं मैं, अगर जमीन पे आती है तो जो देश की 90% आबादी, जिसको हम पीडीए बोलते हैं, उसके विकास का रास्ता खुलेगा। और इसके माध्यम से पीडीए समाज ने यह पहचान लिया है, जो देश का 90% समाज है, कि हम एकत्रित होंगे तभी हमारा विकास होगा और उन्मादी ताकतों से हम लड़ सकेंगे। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इसी साल के जनवरी 4 को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विरोध किया था जातिगत जनगणना का। और जब जातिगत जनगणना की घोषणा की बात आई तो नरेंद्र मोदी जी गायब थे, जबकि सारी घोषणाएं वो खुद करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मन के खिलाफ जाके क्या घोषणा करनी पड़ी है, क्योंकि एक दिन पहले मोहन भागवत जी मिले थे। तो एक शक है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने तमाम घोषणाएं किया है, क्या उसी रास्ते पे घोषणा तो चली नहीं जाएगी? कुछ घोषणाएं बता दें। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए, जुमला बता दिया, बाद में 2 करोड़ नौकरी, जुमला बता दिया, किसानों की आय, वो भी जुमला बता दिया, हर घर जल, वो भी जुमला हो निकल गया, आतंकवाद खत्म, वो भी जुमला निकल गया, नारी वंदन बिल, वो भी जुमला निकल गया। तो और जो सरकार आप भी बता रहे थे, जो जनगणना ही देश की ना कराई हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया हो, जिन्होंने जनगणना के लिए 10 साल का समय दिया था, तो ये शक है कि तमाम जुमलों की तरह जब नरेंद्र मोदी जी के मन से लगता है कि यह घोषणा नहीं की गई है, तो क्या इस धरातल पे आ पाएगा? दूसरा विषय है, इस समय वर्तमान समय में जो प्रमुख मुद्दा था देश का, और एक मुद्दा था खाली, आतंकवाद और पाकिस्तान को हम कैसे हराते हैं, क्या उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की कोई चाल तो नहीं चली गई है, कोई इवेंट नहीं चला गया है? क्योंकि इस समय हर भारतीय की वर्तमान समय में मांग है, अपनी सारी मांगों को छोड़ रखा भारतीयों ने, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, आतंकवादियों को पकड़ो। और जब आप हाई लेवल मीटिंग करते हैं और जब आप पूरे कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, तो देश का और विदेश का हर व्यक्ति यह प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कोई घोषणा लेके आएंगे। तो क्या ये जो घोषणा किया आपने, जुमला तो नहीं निकलेगा? ये शक करता है। अब ये आता है कि इसको धरातल पे लाना इन्हीं का काम है, कि इन्होंने घोषणा किया है। अगर ये नहीं ला पाते हैं 27 से पहले, तो पीडीए समाज उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ उतर के इनकी चाल को सिखाएगा। आपने भी ऐसा बोला है, अच्छा लगा कि अगर ये खाली जुमला रहा, धरातल पे नहीं उतरा, तो बड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। दूसरा विषय यह है कि इस चीज की घोषणा करके सामाजिक न्याय का जो रास्ता साफ होना चाहिए था, वो रास्ता साफ करें। जो इन्होंने नौकरियों को अपरोक्ष रूप से रोक रखा है, संविदा पे दिया है, आउटसोर्सिंग पे दिया है, उसको तत्काल खत्म करें।
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को जो लटका रखा सुप्रीम कोर्ट में, उसको वापस लें, तब तो ये माना जाएगा कि इन्होंने जातिगत जनगणना किया है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में, नहीं तो इसको जुमला ही माना जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, सारी बातें ठीक थी, बस एक बात जो आई कि देश की नजरें हैं एक बड़े मुद्दे पर, वहां से कुछ क्यों नहीं निकला। तो ये हम सब जानते हैं कि जो बड़ी बैठकें हुई सीसीएस की, सीसीपीए की, वो एक गोपनीय रखा गया है। हो सकता है भारत की जो रणनीति है वो डिक्लेयर नहीं करना चाहेंगे इस वक्त पे कि हमारा अगला स्टैंड क्या होगा, इसलिए हमें वहां पर थोड़ा सा सकारात्मक रूप रखना चाहिए। बाकी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैं उसे काट नहीं रही हूं, पर इस चीज को हमें समझना चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। गोपनीय बैठक की फोटो प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं की जाती है, अगर शेयर कर दी गई तो गोपनीय बैठक नहीं थी। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, संजय जी सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ और आपको बताएं। संजय जी, महत्वपूर्ण आपके लिए तो एक ही बात है कि जातिगत जनगणना की हरी झंडी है मोदी कैबिनेट की तरफ से। अब ये एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है, क्या विपक्ष के मंसूबों पर चोट है? ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर चल रहे थे, सरकार को निशाने पर लिया था, लेकिन सरकार ने उसका मास्टर स्ट्रोक खेला। अब दूसरा सवाल, बिहार में इलेक्शन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में एक लाभ के मकसद से, सियासी फायदे के मकसद से इस चीज को अभी हरी झंडी दी गई है, या कुछ और मायने इसके आप मानते हैं? इस वक्त पर समय बहुत महत्वपूर्ण है सर, टाइमिंग पे सभी एक सबसे बड़ा सवाल है, इसी वक्त क्यों जातिगत जनगणना? राखी जी, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए धन्यवाद देता हूं, और साथ ही मजदूर दिवस है आज, तमाम देश के मजदूरों को भी शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। राखी जी, भले ही प्रधानमंत्री की मंशा राजनीतिक हो टाइमिंग के वजह से, लेकिन इस मुद्दे की बात हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव पहले भी लोकसभा में कर चुके थे और काफी मजबूती के साथ जाति जनगणना की मांग उन्होंने उठाया था। बाद के दिनों में सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, बिहार यादव जी, यहाँ तक कि बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी, जब हमारे साथ वो गठबंधन में का जदयू और जेडी गठबंधन, तो तेजस्वी जी की मांग पर नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय जनगणना करवाया, और जातीय जनगणना करवाए नहीं बल्कि उसके जनसंख्या जो भी है उसको सदन के अंदर बिहार के समक्ष रखा। देखिए, ये बहुत सारे लोग कहते हैं राखी जी की जातीय जनगणना बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, मैं इसे संवेदनशील मुद्दा नहीं मानता हूँ। सिर्फ पिछड़े वर्ग का ही दलित आदिवासी नेता इस मांग को करते हैं, बात नहीं है। लोकतंत्र में सवर्ण समाज के नेता भी पिछड़ों के हक की बात करते रहते हैं, इसलिए यह कोई संवेदनशील मामला नहीं। आपको याद होना चाहिए राखी जी, इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह ने ही मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया था, तो वो पिछड़ों के हक में था। लंबे समय से मंडल कमीशन को लागू नहीं किया जा रहा था, जबकि बीपी मंडल कमीशन बहुत पहले ही इस बात का रिपोर्ट दे चुके थे, लेकिन परिस्थितियों के सबब नेता राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने पिछड़ों हक में मंडल कमीशन को लागू किया। तो संजय जी, इस वक्त पे जो डिसीजन हुआ उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कई 2-3 सवाल अहम है, मैं उसी पर आज पूरा एक चर्चा लेकर चल रही हूँ। क्या मायने हो सकते हैं? इलेक्शन है, या पहलगाम मामले को कहीं ना कहीं एक ध्यान भटकाने की कोशिश है, या संघ के आदेश हैं इसलिए कर रहे हैं, या वाकई आप क्या माना जाए? सवाल नहीं उठा रहे हैं, वेलकम तो सबने किया, अच्छी बातें होना चाहिए, विपक्ष की मांग पूरी हो गई, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, सोच समझ के कर रही है, लेकिन टाइमिंग पे बात है। मैं बार बार कह रही हूँ, समय टाइमिंग तो राजनीतिक दल अपने हिसाब से लेते ही है। बड़ा मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ, जो अभी घटनाएं घटी है, आतंकवादियों ने जो 26
मतलब हमारे लोगों को मार दिया है, उस वजह से भी तो मुद्दा लाया है ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी में ये विश्वास नहीं है पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करते। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया था। अगर अब तक इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान को जवाब मिल गया होता। ये तो किंतु परंतु कर ही रहे हैं, ध्यान भटकाने का भी ये मामला है ही है। लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से अपने मुद्दे को कैश करना चाहती है, ध्यान भी भटकाती है। लेकिन जो घोषणा उन्होंने किया है उस घोषणा का स्वागत मैं करता हूं, चूंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस मांग को काफी जोर शोर से उठा रहे थे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी उठा रहे थे। तो ये तो विपक्ष की जीत है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लाभ के उद्देश्य से और पहलगांव की घटना को ध्यान में रख के मुद्दे से भटकाने की बात सोच करके लागू किए हों, लेकिन यह विपक्ष की जीत। ठीक है। और मैं इसीलिए बोलना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे आपने एक बयान सुनवाया, ये संवेदनशील मुद्दा है। तो मैं इसी संदर्भ में बता रहा था कि संवेदनशील मामला नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस देश में सवर्ण समाज के नेता भी पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। बीपी सिंह लड़े हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह है। आपको पता होना चाहिए राकेश जी कि लालू प्रसाद यादव जी को बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में सवर्ण समाज के नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का बड़ा ही योगदान था। ठीक है संजय जी, चलिए मैं अभी मैं बीच में रोक रही हूँ और 2 छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद वापस आऊंगी। सर मूल रूप से हम पीछे जाएंगे, चीजों को लाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मूल प्रश्न क्या है, मूल चर्चा क्या है, हमें उसको भी समय के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो फिलहाल मैं रोक रही हूँ, दोबारा से मौका दूंगी, बस जल्दी से 2 प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद वापस आती हूँ। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज जा रही है क्या? हाँ, प्रियदर्शी जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। प्रियदर्शी जी देखिए, जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट का हुआ है। सब पूरा विपक्ष की मांग थी, सब उसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो सब राजनीतिक दलों की तरफ से आया है वो टाइमिंग का आया है। स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार किस वजह से हुआ। अभी तक नहीं कर रहे थे, इतने साल हो गए 2014 से, अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई। फिर क्या वाकई में संघ ने कोई ऐसा निर्देश दिया है क्योंकि हाल ही में बैठक भी हुई थी, तो बिल्कुल माना जा सकता है बड़ी बैठकें हुई हैं, रिजल्ट कुछ और चाह रहे थे लेकिन डिसीजन कुछ और आ गया, या फिर वाकई बिहार इलेक्शन है, अंत तक 27 तक यूपी भी होगा, क्या उसकी वजह से ये डिसीजन आया है? आप इसके क्या, क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, इन तमाम चीजों के बीच 2 महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ, इसको समझना चाहिए। एक की जिसे अंग्रेजों ने, जाति तो हिंदुस्तान में गिना नहीं जाता था, भारत सरकार ने जातियां गिनी नहीं जाती थी, अंग्रेजों ने शुरू किया था और अंग्रेजों के काल में ही खत्म हुआ, भारी विरोध हुआ और कहा गया कि ये जो जातीय जनगणना होती है उसका कारण ये है कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति करना चाहते हैं, इसीलिए जातीय जनगणना कराते हैं। तो जो बात कही जाती है कि 1931 में आखिरी बार जनगणना हुआ, नहीं, 1941 में आखिरी बार जनगणना हुआ, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। उस समय कांग्रेस बहुत हावी हो चुकी थी, तो उसके प्रेशर में ये नहीं हुआ। बाद में संविधान सभा ने इसकी गंभीरता को समझते हुए कहा कि हम जनगणना तो करेंगे लेकिन जातीय गणना नहीं करेंगे, और उसके बाद संविधान लागू होने के बाद कभी जातीय गणना नहीं हुआ। 1951 और 52 में हुआ, लेकिन वो SC/ST के लिए सिर्फ हुआ। उस समय सिर्फ SC/ST के जातियों की गणना की गई। तो कहीं न कहीं उस समय के नेताओं को, जो राजनेता थे, दूरदर्शी नेता थे, उनको डर था कि जातीय गणना के आधार पर जो अंग्रेज खेल खेलते हैं, आने वाले दिनों में राजनेता भी वही खेल खेल सकते हैं, तो इस मामले को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। हालांकि चीजें रह गई और आज इस तरीके से आ रही हैं। आज आप देखिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर एकमत हैं, और जो कांग्रेस कभी जातीय जनगणना के खिलाफ थी, आज उनके नेता दबाव बना रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तमाम दलों के नेता चाहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हो गया, लेकिन इसके जो परिणाम और दुष्परिणाम आएंगे, इसको क्या किस तरीके से टेकल करेंगे ये लोग? क्योंकि देखिए,
ठीक है, लोग कह रहे हैं कि पिछड़ों की संख्या गिन दी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक तौर पर भी सर्वे होना चाहिए। बिहार में हुआ है ना, जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी हुआ है। तो कई अगड़ी जातियां, मैं एक जाति का नाम लेता हूँ, बिहार में गुनिहार एक जाति है जो माना जाता है कि बहुत पैसे वाली जाति है, ताकतवर जाति है, लेकिन जब जातीय सर्वे हुआ तो उसमें वो अगड़ों में सबसे निचले स्तर पर पाई गई, आर्थिक तौर पर कमजोर है अगड़ी जातियों में। तो अब मांग उठ रही है कि इस जाति को भी आरक्षण दे दिया जाए। तो क्या इसको स्वीकार करेंगे राजनेता कि अगड़ी जातियों में भी जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक तौर पर दबे कुचले हैं जो जातियां, उनको आरक्षण में लाएंगे? क्योंकि ये सारा खेल तो आरक्षण के लिए हो रहा है। जातीय जनगणना इसलिए कराई जा रही है कि हमारी संख्या गिन लो और उसके आधार पर हमें आरक्षण दो। तो सिर्फ जाति के आधार पर तो नहीं होगा, उन जातियों को मिलता है ना आरक्षण जो दबे कुचले हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। तो उस तरीके से अगड़ों में भी जो जातियां होंगी सामाजिक और आर्थिक तौर पर, तो क्या स्वीकार करेंगे जो लोग पीडीए की बात करते हैं? मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो लोग अभी के आरक्षण की राजनीति को चला रहे हैं वो बाद में उठती हुई स्थितियों को स्वीकार कर पाएंगे? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है और देश में ये भूचाल आने वाला है। जी ठीक है, चलिए प्रियदर्शी जी वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, इतने लोगों को इतनी बातों को सुनने के बाद, एक तो ओवरऑल एक आंकड़ों को देखें तो 52% यानी 52% पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं। जो प्रियदर्शी रंजन जी कह रहे थे कि इस तरह से यदि आकलन किया जाएगा तो क्या ये बहुत आसान काम होगा? लगता तो नहीं है। तो सरकार कैसे करेगी, इसको कैसे इंप्लीमेंट कराया जाएगा? पहली बात। दूसरी चीज ये कि विपक्ष इसके साथ साथ एक नई बात को भी उठा चुका है कि 50% आरक्षण की दीवार जो है उसको भी हटाइए। तो ये जो पूरा मामला इस वक्त आया है और इस टाइमिंग पर आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये टाइमिंग का जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा कि कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो समय के अनुकूल ही कोई न कोई डिसीजन लेता है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात किया है, अब वो चाहे चुनाव को लेकर के हो या कल जो बात हुई थी मोहन भागवत जी से परसों जो बात हुई थी, या उसके आधार पर हुआ, ये तो सब कयास लगाने वाली बात है। लेकिन विपक्ष लगातार जो है मांग कर रहा था जातिगत जनगणना कराने की। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा था विपक्ष की ओर से, और एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में चाहे जातिगत जनगणना को लेकर के जो दबाव बनता बिहार में या अन्य राज्यों में, उसको कम करने का भी एक प्रयास है। वो दबाव लगता है विपक्ष के हाथ से एक तरह से उसका मुद्दा नहीं रहा, खिसक गया, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। आपने देखा होगा कि सब दल अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारी जीत है, विपक्ष कहता है कि विपक्ष की जीत है। सवाल यहाँ हार जीत का नहीं है। पहली बात तो यह कि जनगणना होनी चाहिए, काफ़ी समय हो गया, हर 10 साल में जनगणना होती है। हमें 2021 में नहीं हो सकता 2026-27 में। अभी आप देख रहे थे कि बताया गया कि इसमें बजट, काफ़ी लंबा बजट लगता है जनगणना कराने में। तो अगर इस सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में बजट नहीं की है तो उसको बजट बढ़ाना पड़ेगा अगर शुरू करना होगा तो। इसीलिए टाइम की बात की जा रही है कि क्या समय सीमा क्या होगी, और उसको भी लेकर के बात हो रही है। विपक्ष बराबर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि हमको लगता है कि जितने भी दल हैं, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सबको जो है जातीय जनगणना से बड़ी खुशी है। ये खुशी कितनी है ये तो जनगणना के बाद पता चलेगा। आज की स्थिति में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहा जा सकता है कि अगर जनगणना होगी तो हमको लगता है आर्थिक आधार पर भी करेगी सरकार, जातिगत आधार पर भी करेगी, और जो विकास का मॉडल तैयार करने जा रही है, जिन जातियों में काफ़ी पिछड़े लोग हैं, तमाम लोग हैं, निश्चित रूप से एक ही देश एक ही समाज में रहते हैं, और इसको जो है फ्रंट लाइन में लाने का अगर प्रयास सरकार करती ईमानदारी से। आपने देखा होगा कि जो आरएसएस की जो बैठक थी केरला में, उसमें कहा गया था कि इसको जो है राजनीतिक हथियार न बनाया जाए, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से इन पर किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि ये बात तो कहने की है, लेकिन निश्चित रूप से इसको राजनीतिक जो है हथियार के रूप में प्रयोग करेंगी पार्टियां, और वो अपने अपने दावे करेंगी, आने वाले समय में बताएंगी कि किस तरह से जो है उन्होंने किस तरह संघर्ष किया। ये जातीय जनगणना का संघर्ष आज का नहीं, बहुत पुराना है। आपने देखा होगा इसके पहले लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम लोग नेताओं ने संसद में फ्लोर पे इस बात की जो है वकालत किया है। लेकिन अब जो इस परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए
जो समय है, जिस समय में ये जारी हुआ है, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी के जो निर्देशन में ये सारा काम हो रहा है, तो ये ज़रूर है कि सारे दल अपना अपना श्रेय लेना चाहेंगे। कल से और आज तक आप देखिए कितनी प्रतिक्रियाएं आप दे चुकी हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, आपने योगी जी की भी बात कहा। तो इन सबको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो अब तो चूँकि कैबिनेट का फैसला हुआ है, जातीय जनगणना होगी, ये कब होगी, समय सीमा सरकार कब निर्धारित करेगी, इसका बजट क्या होगा, किस तरह से इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इन सारी चीज़ों का प्रयास होगा। और हमें लगता है सरकार को तो अब मजबूरी है जनगणना करानी। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद ही परिसीमन की कार्रवाई होगी। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा। निश्चित रूप से सरकार ने जो प्रयास किया है, हमको लगता है कि सभी राजनीतिक दल उसको जो है मान रहे हैं, और मानना भी चाहिए। विपक्ष की मांग थी, सत्ता पक्ष भी उसमें शामिल हो गया। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये जो फैसला है एक समय के अनुकूल, जिस तरह से जो आज की परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल लिया गया सरकार का सोचा समझा जो फैसला है। बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी जल्दी से मैं। 50% आरक्षण की जो दीवार है उसको भी हटाने की बात है, वो कह डाली है और वर्तमान में बहुत तेजी से चल रही है इसके जातिगत जनगणना के बाद। तो क्या आपको लगता है कि अपकमिंग इलेक्शन तक या कुछ टाइम और बाद तक इस पर भी कोई एक डिसीजन सरकार ले सकती है, या इसको होल्ड करेगी, क्योंकि ये भी विपक्ष की मांग है? इंद्र सैनी मामले में कहा था कि 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा होगी, लेकिन कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण की सीमा तो कभी भी पास कर चुकी है। उनके लिए राज्यों ने कायदे कानून नए तरीके से ढूंढ लिया है, जो तो वो मामला नहीं है। मामला है कि राजनीति में अपने जाति छिनवा करके दबदबा बढ़ाने की बात है। कई राज्यों में 60% तक आरक्षण है, 70% तक आरक्षण चला गया है। मामला विशुद्ध राजनीति का है, विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति का है, इसीलिए ये कवायद हो रही है। हाँ, अगर सिर्फ आर्थिक आरक्षण पर सर्वे हो ना, तो कई पिछड़ी जातियां अगली जातियों में शामिल हो जाएंगी। ये महत्वपूर्ण मामला है, और ये कोई राजनीतिक दल नहीं चाह रहा है, और किसी राजनीतिक दल ने इसको लेकर के सवाल नहीं उठाया है। कोई भी जाति जो आरक्षण का लाभ उठा रही है, वो आरक्षण का लाभ छोड़ना चाहेगी? नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन जब आर्थिक सर्वेक्षण होगा जाति जनगणना के साथ साथ, कई जातियां उसके दायरे में आ जाएंगी, और फिर एक नई तरीके की राजनीति चलेगी, नए तरीके से दबाव बनेगा। तो वो किस तरीके से ये लोग टैकल करेंगे कहना मुश्किल है। अभी तो सारे मठाधीश है ना, सभी लोग तो चुप होकर के आवाज उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और जातीय सर्वे ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास नहीं है। वो लोग सार्वजनिक नहीं करते हैं, सिर्फ सार्वजनिक करने की बात है। विभिन्न स्रोतों से उनके पास आंकड़ा है, रहता है। अब इसको ये लोग पूरी तरीके से सार्वजनिक सिर्फ करने का मसला बन रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है। राशि जी, ठीक है। संदीप जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं वीडियो नहीं देख पा रही थी इसीलिए मैंने आपको पूछा। संदीप जी देखिए, अब ये 50% आरक्षण की दीवार, ये तो अभी चलिए साइड करिए, अभी तो सबसे पहले जातिगत जनगणना पे ही इतनी चीजें आ गई हैं कि ये बड़ा टास्क हो जाएगा सरकार के लिए, क्योंकि आसान काम नहीं है। आपको आर्थिक रूप से भी देखना है, उसको कैसे कराएंगे, जातियों को लेकर देखना है, वो कैसे कराएंगे, जनगणना तो एक पार्ट है ही। तो मुझे लगता है 3 डिवीजन यदि इसके करने की कोशिश और समझने की कोशिश करें तो सरकार के लिए चुनौती जैसा तो है सर। दूसरी चीज ये कि यदि संघ ये कहता है कि बिल्कुल होना चाहिए जातिगत जनगणना, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नहीं हो, वाकई में उन लोगों का विकास हो, तो सर विकास कैसे करेंगे? यहाँ तो जो अब तक मुझे सब लोगों की बातों से समझ में आ रहा है सियासी फायदा ही है सीधा सीधा। नहीं देखिए, पहले तो मैं एक उदाहरण देके ना ये समझाना चाहता हूँ सब लोग जो बैठे हैं, चाहे घर का मामला हो, चाहे एक सोसाइटी का मामला हो, एक शहर का मामला हो, या एक नगर निगम का या नगर पालिका का मामला हो। कभी भी आपने देखा होगा एक परिवार में एक पिता के जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज को मांग को रखते हैं, तो वो पिता उस समय के हिसाब से उस चीज को मना करता है, या वो सोसाइटी जो RW है, या कोई एक शहर है, या एक प्रदेश है, तो वो उस चीज को मना करता है कि ये अभी नहीं होना या इसका समय नहीं है। तो वही उस चीज पे उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हमारे साथ रहा कि हमें ये जाति जनगणना नहीं करनी चाहिए, या एक समय होता है इसका, तो वो समय जो अब आया है, ये पहली बात तो इसलिए ये जाति जनगणना का ना तो इस पर कोई आंदोलन हो रहा था, ना इस पर कोई मांग पहले उठी थी। संदीप जी,
एक जो बच्चे होंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा एक पिता जो होता है, एक परिवार जो होता है, चलिए उसके जो बच्चे हैं उनकी यदि कोई डिमांड है, पिता ने कहा ठीक है अभी सही समय नहीं है, इसको देखेंगे, लेकिन जब पिता ये बताने पे आ जाए कि नहीं बेटा ये मांग सही नहीं है, हम इन चीजों पर जा रहे हैं, वो चीजें सही हैं, हमको उनको देखना है, तो फिर बच्चों पर क्या मैसेज गया? और बाद में वही पिता उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दे कि बच्चे सही थे, तो फिर उसको कैसे समझे हम? बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, मैं बच्चों की भी बात कह रहा हूँ, एक पिता की बात कर रहा हूँ, एक आरडब्ल्यूए की भी बात कर रहा हूँ, एक समाज की बात कर रहा हूँ। कभी क्या होता है, कभी कोई फैसले लिए नहीं जाते, उन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उन पर कोई विचार नहीं होता ना उस पर कोई बात होती। यदि कोई उस पर कहता है तो उसे टाल दिया जाता है कि अभी हम ये नहीं कर रहे। मगर एक समय आता है जब लगा जाति जनगणना होनी चाहिए, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने फैसला लिया ये कौन सा समय है? आज मेरी चर्चा का संदीप जी मूल प्रश्न है, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये कौन सा सही समय है या इसलिए होनी चाहिए? वही तो आज मूल प्रश्न है। उसका मैं उदाहरण देके समझाना चाह रहा हूँ कि वो पहले की जो लोग मना कर रहे थे, सबने अपने लिए इस चीज को कहा कि हाँ हमने मांगा, ये पहले मना कर दिया। तो ये सारी चीजें जो समय के अनुसार चलती हैं, समय पे आने पे मेरा प्रश्न तो सुनिए, मैं आपकी सारी बातों को मान लेती हूँ, लेकिन वही बात आ गई ना कि एक समय होता है। वही तो, ये कौन सा समय है जब जातिगत जनगणना आई? कोई ऐसा, वैसे तो 11 साल 10 साल की बात होती है, तो उससे ज्यादा हम आ गए सर, उससे ज्यादा आगे बढ़ गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब यदि हम आए हैं तो कौन सा ऐसा समय है? पहलगाम से ध्यान भटकाना, संघ का आदेश आना, बिहार का इलेक्शन आना, या कोई और डायरेक्शन है? सर मैं तो एक बात कर रही हूँ जो सबके सवाल है। वो मुद्दा हमारे देश की अस्मिता को लेके है, वो मुद्दा हमारे देश पे अटैक है। आपने इसका सीधा देखिए, आप मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि एक जाति जनगणना के फैसले को लेके यदि जो भी लोग डिबेट में बैठे हैं या जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, वो कोई भी इस चीज को नहीं मानेगा, ना ही कोई समझेगा। एक बार को व्यक्ति लोग मान सकते हैं, मगर आप चैनल की एंकर हैं या चैनल के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं यहाँ पे, मेरा ये मानना है कि इस चीज को बोलना भी ये पाप है कि पहलगाम की बात। ये मेरा व्यक्तिगत, एक मिनट संदीप जी, मेरा कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, ये विपक्ष का सवाल है। आप देखिए ना, नहीं एक मिनट, क्योंकि आपने बोला नहीं, आपने मेरे लिए बोला, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, मैं तो एक ये चर्चा है जिसके आज आप एक काम करिएगा, इस विषय पर पढ़िएगा बहुत सारी जगह। कई एक्सपर्ट्स ने 3 आशंकाएं जताई हैं। क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। कई एक्सपर्ट कहते हैं, यहाँ पर हमारी डिबेट में बैठे हुए जो हैं लोग जो अपनी पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज अंदेशा जताया। भाई संजय जी कह रहे हैं, इसके पहले रविंद्र जी कह रहे थे, इसके पहले मोहम्मद वसीम जी भी कह रहे थे। दूसरी बात जो आई बिहार इलेक्शन, उसका जिक्र भी हो गया। तीसरे जो जिक्र आ रहा था कि क्या मोहन भागवत आए, उसके बाद उसका भी जिक्र हो गया। तो ये बात कहना कि इस लाइन को इससे जोड़ना पाप है, नहीं सर क्यों पाप है? जो चर्चा में आ रहा है वो आ रहा है, जब पहले आना था तो नहीं आया। मुझे इस बात पे इसलिए कहना है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो भाजपा की सरकार में या मोदी जी की सरकार में इस तरह की घटना हुई है। इसमें पहले भी जवाब दिया गया और वो जवाब जो दिया गया बता के नहीं दिया गया। पहलगाम में ये जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमले इससे पहले भी सबकी अलग अलग सरकारों में हुए, लेकिन इस तरह का हमला नहीं हुआ सर। ये इस तरह से धर्म पूछकर गोलियां नहीं मारी गई हैं सर। आतंकी हमले तो बहुत हुए हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास समय की सीमा है। 1 सेकंड संदीप जी, ठीक है 1 सेकंड, कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद वसीम जी, बोलिए। मैं मानता हूँ इस चीज को, मगर इसका जवाब यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और आप देखिए ना, कल हमने जो इनके विमान है पाकिस्तान के विमान, वो भी उनको भी बैन कर दिया कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं उड़ेंगे। तो सर धीरे सराहना है, हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि सरकार, भारत यदि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है, आप हटा दीजिए, तबाह कर दीजिए, जो आपको करना है सब कुछ है। आपने सेना को फ्री हैंड कर दिया, यहाँ सब लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो आएगा, जो जायज बात आएगी कि इस वक्त पे क्यों जातिगत जनगणना, तो उसके तो हर पहलू पे बात हमें करनी पड़ेगी सर। आपने तो ऐसे सवाल दाग दिया जैसे हम विरोधी हैं, हम जानबूझ के पहलगाम सरकार की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा, समय की सीमा है सर, प्लीज जल्दी जल्दी से छोटी छोटी प्रतिक्रिया आने दीजिए। मोहम्मद वसीम जी बोलिए। इस चीज को लेकर पहलगाम की वजह से ये जाति जनगणना है, इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा मानना ये वो विषय अपना अलग है और ये जाति जनगणना का विषय अलग है, उसको इसे जोड़ना भी गलत है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, इसको जोड़ना भी गलत है। ठीक है, मोहम्मद वसीम जी। देखिए ठीक है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से सहमत हूं। अगर वो ये कहते हैं कि पहलगांव से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा देश इस समय, विपक्ष क्या पूरा देश का एक एक नागरिक इस समय इंतजार कर रहा है कि आप पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देने जा रहे हैं।
ठीक है, जो मैं पिछली डिबेट में भी मैंने बोला था कि ये फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है और बार बार हो रही है। पाकिस्तान बार बार हिमाकत कर रहा है। आपकी 11 साल की गवर्नमेंट, जब से आप 2014 से आए हैं, तब से चाहे पुलवामा हो, डोडा हो, उरी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, लगातार पाकिस्तान देश पर हमला करता आ रहा है। आपका जवाब देना, आप सरकार में है, आप सत्ता में है, आप ही का फर्ज है और आपके साथ विपक्ष पूरा खड़ा है। आपको फ्री हैंड दे दिया है कि आपको जो करना है करें, हम आपसे कुछ भी इसमें आपको पूछने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, अब जो बात आती है जातिगत जनगणना की, जिसके ऊपर आज की डिबेट है, तो मैं फिर एक बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात कही कि नहीं, ये टाइमिंग का कोई मसला नहीं है। इन्होंने उदाहरण दे दिए भैया बाप बेटे का, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप लोकसभा चुनाव से पीछे चले जाएं, जब राहुल जी लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, तो ये लोग उसको डिनाई कर रहे थे, बार बार उनको देशद्रोही तक घोषित कर रहे थे। लेकिन इनका नारा क्या था? अब की बार 400 पार। तो ये जो 240 है, ये 240 का सारा जो है ये रिजल्ट है। अगर कहीं ये 400 या 300 ले आते तो ये कभी जातिगत जनगणना कराने वाले लोग नहीं थे। ठीक है, मैं मोहम्मद वसीम जी रोक रही हूं, समय की सीमा है। चाहूंगा रविंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जो इन्होंने ये कहा कि भाई जी राखी जी, हम लोगों की ये मांग है ना, ये समझ लें कि आगे कि अगर ये जातिगत जनगणना कराना ही चाहते हैं तो एक हफ्ते के अंदर में जो 2011 में जातिगत जनगणना हुआ था कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके आंकड़े जारी कर दें। ठीक है तो पता लगेगा कि उस समय क्या, उस समय के आंकड़े से क्या थे, और जातियों की घोषित कर दे कौन सी जातियां आगड़ी हैं, कौन सी पिछड़ी है, कौन सी अति पिछड़ी है, कौन सी SC है, कौन सी ST है। नहीं तो इसमें भी घपला होगा। जी धन्यवाद। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आखिरी बात, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, कि कल से जितने भी भाजपा और भाजपा समर्थक IT सेल वाले हैं, वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस अभी अपोजिशन में है, तब यह हाल है। कहीं सत्ता में आ जाती तो क्या होगा? और अगर ठीक है संजय जी, चलिए समय की सीमा है, बस मोहम्मद वसीम जी प्लीज, नहीं इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी समय। संजय जी जल्दी से अपनी बात रखिए। राखी जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। और ये तो जो एजेंडा लाया गया है पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा है, अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं जातीय जनगणना का घोषणा करके। लेकिन इसमें विशुद्ध रूप से राजनीति भी है, पहलगांव घटना से ध्यान भटकाना भी है, और बिहार में तो होने वाला है उस ओर भी बीजेपी लाल। ठीक है संजय जी, चलिए। आपको मालूम होना चाहिए राखी जी कि जितना ये कोशिश कर रहे भाजपा वाले, बिहार में इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की सरकार बनने जाती है। ये तो सर जब इलेक्शन आएगा हम देखेंगे। फिलहाल जो मुख्य मुद्दा था उस पर आपने अपनी राय स्पष्ट करी है। मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा, समय बहुत हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जातिगत जनगणना का मास्टर स्ट्रोक है, टाइमिंग पर बात थी। क्या एक मुख्य रूप से इसी समय पर इसको आगे बढ़ाया गया? पहले तो आप इसके पक्ष में नहीं थे, आज यदि इसके पक्ष में आए तो टाइमिंग पर सवाल है। अब टाइमिंग को लेकर 2-3 सवाल हैं जो सामने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही बात पर अड़ी हुई है। उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ समय के अकॉर्डिंग होता है, दिग्गज है, शीर्ष नेतृत्व है जो ये तय करता है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय और अपनी बात है, लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा, किसको मिलेगा, क्या इसमें एक बड़ा बदलाव दिखेगा, ये भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।